हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ 6 मार्च 2023 में आयोजित किया गया एनटीए नेट पॉलिटिकल साइंस के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर को। तो इसके साथ साथ हम पेपर को डिस्कस भी करेंगे और डिस्कस करने के साथ साथ हम देखेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा रहा, पेपर का लेवल कैसा था, क्वेश्चन कहाँ से कितने आए और आगे के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेपर का पैटर्न आखिर कैसा रहा। तो दोस्तों, यूजीसी नेट का जो पैटर्न है वो आए दिन चेंज हो रहा है। लगभग तीसरे या चौथे साल ये चेंज हो रहा है और इस साल पेपर का पैटर्न पिछले साल के मुकाबले थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, लेकिन अभी जो चेंज हुआ है वो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर भी इसी प्रकार का पैटर्न रहेगा और जून 2023 में जो पेपर होगा उसमें भी इसी तरीके का पैटर्न रहेगा। और ये हमारा जो पैटर्न है ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि इसी टाइप का रहेगा और कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे पैटर्न इस तरीके से चेंज हुआ है। आप देखोगे जो कोड होते हैं आपके कूट से एग्जैक्टली 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। दूसरा जो आपका था वो था मैच करने के लिए, लाइक बुक्स हो गई आपकी, या फिर आपके राइटर के जो थॉट हो गए उसको मैच करना है राइटर के साथ, तो मैच करने से रिलेटेड भी आपके 10 क्वेश्चन आए थे। क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम कि कौन सी चीज़ पहले आई कौन सी चीज़ बाद में आई उसे कहा जाता है क्रोनोलॉजी से भी आपके 10 क्वेश्चन थे। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट जो कि कई सालों से सेम चला आ रहा है वो है पैराग्राफ, और पैराग्राफ से भी एग्जैक्टली 10 क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी गई थी, स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 या फिर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, इनमें से बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है, क्या दोनों सही है क्या दोनों गलत है। उस तरीके से स्टेटमेंट से भी आए थे कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आए थे स्टेटमेंट से। उसके बाद असर्शन एंड रीजन से आए थे आपके 5 क्वेश्चन, और 5 जो आपके क्वेश्चन थे वो थे कोटेशंस, परिभाषाएं, या फिर किसने किस बारे में क्या कहा। तो टोटल जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है 60 क्वेश्चन, जो कि आपके आए थे कोड से, मैच करने से रिलेटेड, क्रोनोलॉजी से, पैराग्राफ से, स्टेटमेंट से, असर्शन रीजन से और आपके कोटेशन से। तो टोटल ये 60 क्वेश्चन थे। बाकी के जो 40 क्वेश्चन है वो एनोनिमस है। एनोनिमस का मतलब है कि ये फैक्ट से रिलेटेड थे या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे, जिन्हें आप कह सकते हैं बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन ऐसे थे आपके जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। और ये कई सालों से हालांकि पैटर्न इसी तरीके का है। नेट के अंदर 4/6 का अनुपात रहता है, 40 क्वेश्चन आपके फैक्चुअल रहते हैं और 60 क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल रहते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आए थे वो भी आपको धीरे धीरे पता लगेगा, और किस तरीके के क्वेश्चन थे उसको किस तरीके से सॉल्व करना था वो भी आपको पता लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और पूरा आपको वीडियो देखना है, ताकि आने वाले पेपर के लिए आपको एक आइडिया लगे कि आपने अभी क्या गलती की है जो आगे आप नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप मेरा कॉन्सेप्चुअल या फैक्चुअल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जून 2023 के लिए, क्वालिटी एंड फैक्ट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है बहुत ही कम प्राइसेस में, और आप वहां से एनरोल करके जून 2023 के लिए अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं और साथ में इसका एनालिसिस भी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ डेमोक्रेसी इज मोर देन अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ अ मॉडल ऑफ एसोसिएटेड लिविंग, हु सेड दिस। यानी ये किसने कहा कि लोकतंत्र शासन के प्रकार से कुछ और अधिक यह सहयोजित जीवन निर्वाह का साधन है। एसोसिएटेड लिविंग डेमोक्रेसी को कहा था जॉन डेवी ने, और जॉन डेवी फिलॉसफी, साइकोलॉजी और एजुकेशन से ये जुड़े हुए हैं और इनसे जवाहरलाल नेहरू काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोफी और सोफिया इज अ करेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक। सोफिया जब हम
विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन पढ़ते हैं मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट की, तो उसमें हम देखते हैं सोफी और सोफिया। जो सोफिया है वो एक स्त्री है और उसकी एजुकेशन के ऊपर बल देने का जो काम किया था वो किया गया है अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसंस्कृतिवाद के विमर्श में निम्नलिखित में से किसने आंतरिक प्रतिबंध एवं बाह्य प्रतिबंध शब्दों का उपयोग किया? तो दोस्तों इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन की बात की है विल किमलिका ने। विल किमलिका ने, जब हम मल्टीकल्चरल थ्योरी पढ़ते हैं विल किमलिका की, तो उसमें उन्होंने कल्चर के ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस की बात की है और उसको डिटेल में इन्होंने व्याख्यायित किया है अपनी पुस्तक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसके लिए एम.बी. फॉस्टर ने कहा कि उनका राजनीतिक विचार प्रोटेस्टेंट धर्म की अपेक्षा पैगन पुनरुत्थान को अधिक प्रस्तुत करता है? और दोस्तों अगर आपको पता होगा, आपको बेसिक आइडिया का पता है, आपको फॉस्टर के विचारों का पता नहीं है कि उन्होंने क्या टिप्पणी की है, लेकिन आप यहां देखें कि प्रोटेस्टेंट धर्म की अपेक्षा, प्रोटेस्टेंट धर्म कब आया? मार्टिन लूथर इसके फादर माने जाते हैं प्रोटेस्टेंट धर्म के। उससे पहले जो आपका आधुनिक काल की शुरुआत होती है, मैकियावेली ऐसे चिंतक थे जिन्होंने कैथोलिक धर्म का तो इन्होंने दुष्प्रचार किया ही, कैथोलिक धर्म को तो इन्होंने खत्म करने की बात कही ही, लेकिन इन्होंने प्रोटेस्टेंट की बात भी नहीं की जैसे मार्टिन लूथर करते हैं। मार्टिन लूथर कैथोलिक धर्म में परिवर्तन करके, उसमें संशोधन करके प्रोटेस्टेंट धर्म लाना चाहते थे, लेकिन मैकियावेली पहले ऐसे मॉडर्न चिंतक है जिन्होंने कैथोलिक धर्म का तो बहिष्कार किया ही, साथ में प्रोटेस्टेंट की भी बात नहीं की। इन्होंने पैगन पुनरुत्थान यानी नास्तिकतावाद की बात की। पैगन का मतलब यहाँ पे होता है नास्तिकतावाद आप कह लो इसको, या फिर काफिर इसको आप कह लो, यानी जो धर्म के विरोध में होते हैं उन्हें कहा जाता है पैगन। ठीक है, तो ये थे मैकियावेली, क्योंकि इन्होंने धर्म के स्थान पर राजनीति को प्रमुखता, प्रिंस को प्रमुखता दी थी। क्वेश्चन नंबर 5, हमारी आत्मा पूर्णता की ओर ले जाने वाले हमारे विज्ञान एवं हमारी कलाओं के उन्नयन के अनुपात में भ्रष्ट हो गई है, यह निम्नांकित में उल्लेखित किया गया है। दोस्तों यहां पे देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आप देखोगे, हमारी आत्मा पूर्णता की ओर ले जाने वाले हमारे विज्ञान और हमारी कलाओं के उन्नयन के अनुपात में भ्रष्ट हो गई है। ठीक है, कला, साइंस एंड आर्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है। और जब आप रूसो को पढ़ते हैं, रूसो का जो पहला डिस्कोर्स आया था उसे कहा जाता है डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स। डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, इसके अंदर इन्होंने कहा कि जो आपका साइंस है, जो आपकी वैज्ञानिक विधियां है, वो इंसान को क्या है, इमोरल बना रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरिस्टोटल्स वर्क? इसमें से कौन सा अरस्तु का कार्य, अरस्तु की पुस्तक नहीं है? पॉलिटिक्स अरस्तु ने लिखी है, निकोमैकियन एथिक्स ये भी एरिस्टोटल ने लिखी है, और यूडेमियन एथिक्स ये भी एरिस्टोटल ने लिखी है, लेकिन ओपोलॉजी बुक लिखी है प्लेटो ने। और ओपोलॉजी बुक के अंदर प्लेटो ने क्या है, जो सुकरात को जो फांसी दी, जो जहर पिलाया गया था, उन्हें जो मृत्यु दंड दिया गया था, उसके बारे में प्लेटो ने लिखा है ओपोलॉजी किताब में। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, ये अरस्तु की नहीं है, ये प्लेटो की कृति है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट, इटर्नल एंड फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू प्लेटो? प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण एवं शाश्वत नियत है? ठीक है, इसको देखिए आप कैसे आप इसको समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो है इटर्नल या शाश्वत का जो कॉन्सेप्ट है, ये सोक्रेटिस से लिया था प्लेटो ने। और आपने एक कथन सुना होगा, वर्च्यू इज नॉलेज, वर्च्यू इज नॉलेज।
ठीक है। वर्चू, वर्चू क्या होता है? वर्चू आपका होता है सद्गुण। सद्गुण क्या होता है? एक होता है सुप्रीम विचार, यानी सद्गुण को, विचार को शाश्वत एवं पूर्ण नियत माना है प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर 8, द एनालेक्स इज रिलेटेड टू। सूक्ति संग्रह किससे रिलेटेड है? तो सूक्ति संग्रह जब हम कन्फ्यूशियस को पढ़ते हैं तो कन्फ्यूशियस के जो विचार है वो एनालिटिक्स यानी सूक्ति संग्रह के अंदर प्रकाशित किए गए हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया कन्फ्यूशियस से, सूक्ति संग्रह से। व्हेन एंड विच प्लेस इन साउथ अफ्रीका द इंडियन असेंबल्ड डेमोन्स्ट्रेटेड एंड टुक द ऑथ ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, यानी दक्षिण अफ्रीका के अंदर निष्क्रिय प्रतिरोध भारतीयों ने कब और कहां शुरू किया? तो निष्क्रिय प्रतिरोध 1906 सितंबर 1906 जोहान्सबर्ग में शुरू किया। उसके बाद आप देखते हैं महात्मा गांधी ने नेटाल इंडियन जो कांग्रेस बनाई थी और वो भी अश्वेत लोगों यानी भारतीय लोगों के लिए दक्षिण अफ्रीका में चलाई गई थी। तो सबसे पहले 1 सितंबर 1906 को इकट्ठे हुए थे और वहां पे उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध जताया था। हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हुआ है दूसरी बार। ईवी रामास्वामी नायकर ने, पेरियार जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग कैटेगराइज्ड लॉ इनटू 2 टाइप्स, द शरीयत एंड द जवाबियत? यानी वो कौन सा चिंतक था जिसने कानूनों को शरीयत और जवाबियत 2 भागों में बांटा था? वो था जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने एक अल्लाह के कानून और दूसरे आपके जो पृथ्वी लोक के कानून हैं, सांसारिक कानून जिन्हें कहा जाता है, 2 भागों में बांटा था जियाउद्दीन बर्नी ने कानून को, जिसे कहा जाता है शरीयत और जवाबियत। क्वेश्चन काफी डायरेक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड एमएन रॉय डिसमेंटल हिज रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी? देखिए, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी आरडीपी एमएन रॉय ने बनाई थी 1940 में। तो डेफिनेटली इसका ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, 1948 में। 1948 में आरडीपी को एमएन रॉय ने ख़त्म कर दिया और उन्होंने न्यू ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाया और वो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात उसके बाद करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई रॉबर्ट नोजिक एग्री विद अनार्किस्ट असर्शन रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ स्टेट? यानी रॉबर्ट नोजिक राज्य के दृष्टिकोण के बारे में अराजकतावादी अभिकथन से क्यों सहमत है? निम्नलिखित में से गलत को आपने चुनना है। तो रॉबर्ट नोजिक को आपको पता ही है, इन्हें अनार्किस्ट कहा जाता है, न्यू लिबरलिस्ट थिंकर इन्हें कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, इट इज इंट्रिंसिकली इमोरल, यानी ये अंतर्भूत रूप से अनैतिक है। अब देखिए, राज्य के दृष्टिकोण के बारे में अराजकतावादी अभिकथन से क्यों असहमत है, अनार्किकल जो थ्योरी है उससे ये क्यों असहमत है? तो सबसे पहले जो पहला चीज़ जो आपके दिमाग में सेट है, ये एक नियो लिबरलिस्ट थिंकर है। नियो लिबरलिस्ट क्या बोलते हैं कि स्टेट को कम से कम कार्य करने चाहिए, स्टेट को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, उस प्रकार की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात बिल्कुल सही बात है, इन्होंने राज्य को क्या है, अनैतिक माना है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपने मेहनत से पैसा कमाते हैं और उनके पैसे के ऊपर टैक्स लगाना अनैतिक है। यह बल के प्रयोग पर एकाधिकार बनाए रखता है। राज्य क्या है, राज्य पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखता है, पूरी की पूरी फोर्स, पूरी शक्ति अपने हाथ में रखता है। तो ये बात भी रॉबर्ट नोजिक ने कही है। यह व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करता है, बिल्कुल ये पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन करता है, इसलिए भी इसका बहिष्कार किया है रॉबर्ट नोजिक ने। इसका अभिप्रेरक नागरिकों का कल्याण है।
अब देखिए, इसकी बात बिल्कुल भी नहीं की है। वेलफेयर स्टेट की बात रॉबर्ट नोजिक नहीं करते हैं, बल्कि इन तीनों की बात करते हैं। तो सही जो नहीं है, गलत तर्क है, वो है ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के बारे में सही नहीं है? और दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इसका आप देख लीजिए, सीरियल नंबर 14 पे ये है, और ये क्वेश्चन डाउटफुल है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। कैसे, इसको देख लीजिए एक बार। भारत के राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, बिल्कुल सही है। सही नहीं है पूछा है, ये तो सही है। नेक्स्ट, अध्यक्ष चेयरमैन को हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति इस मामले को जांच हेतु उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करता है, तो बिल्कुल कर सकता है। किसी मंत्रालय अथवा विभाग को संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को नहीं मानने की शक्ति प्राप्त नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। कोई भी राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित राज्य के लिए परीक्षाओं को संचालित करने का आग्रह कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन 3 होना चाहिए। ऑप्शन 3 का मतलब है ये वाला। लेकिन एनटीए ने जो आंसर दिया है वो आंसर दिया है ऑप्शन 4। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ये ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। तो ये क्वेश्चन डाउटफुल है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। इसका रेफरेंस आपको एम लक्ष्मीकांत और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड है। राष्ट्रपति चुनाव में किसी संसद सदस्य के मत मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी और दिल्ली क्षेत्रों के सभी विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मूल्य पहले निकाला जाता है और उसको डिवाइड किया जाता है संसद के चुने गए सदस्यों की संख्या। इसमें नॉमिनेटरी नहीं आएंगे, सभी सदस्य इसमें नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इसमें ओनली निर्वाचित सदस्य आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया है? तो ये सभी को पता है, 86वां संवैधानिक संशोधन 2002, इसके द्वारा माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज 11th फंडामेंटल ड्यूटी को इंक्लूड किया गया था 86 अमेंडमेंट के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, और विच आर द 6 माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी नोटिफाई बाय नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी सेट अप बाय यूनियन गवर्नमेंट अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट। यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो आयोग है उसने कौन सी 6 कम्युनिटी को 1992 में लिस्ट कर दिया है कि ये 6 अल्पसंख्यक कम्युनिटी कही जाएगी। तो देखिए, मुस्लिम तो है, सभी में है, ईसाई भी है सभी में, सिख भी है सभी में। अब इसके बाद अब 3 तो ये आपको क्लियर हो गई क्योंकि 3 सभी में है। उसके बाद देखिए बौद्ध, बिल्कुल बौद्ध भी है, पारसी भी है लेकिन सिंधी नहीं है। बौद्ध यहाँ भी है, सिंधी नहीं है, यानी बौद्ध, पारसी, जैन। बहुत ही सिंपल। इंडिया के अंदर आप देखें तो इंडिया के अंदर यहूदी माइनॉरिटी है ही नहीं, बहाई माइनॉरिटी है ही नहीं, सिंधी माइनॉरिटी है ही नहीं। हमारे पास ये 6 माइनॉरिटीज़ हैं। तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर था। मतदान स्थल पर चुनाव का संचालन निम्नलिखित में से कौन करता है? बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। पीठासीन जो अधिकारी होता है वो चुनाव संचालन करता है पोलिंग स्टेशन पर। हु अमंग द फॉलोइंग इज पायनियर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी पीआईएल के फादर, पीआईएल के अग्रदूत किसे कहा जाता है? यह है जस्टिस पी.एन. भगवती। और ये क्वेश्चन 3rd टाइम रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। Who among the following contributed to the framing of National Rural Employment Guarantee Act?
दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आ चुका है, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है और ये नेट सेट में भी क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है। तो जीन ड्रेज को नरेगा का फादर माना जाता है इंडिया के अंदर। नरेगा का जो सुझाव दिया था वो जीन ड्रेज या ज्यां ड्रेज ने सुझाव दिया था। Which one of the following is not a principle among the originally framed 6 principle of citizen charter movement? ओरिजिनल अभी तो है लेकिन प्रारंभ में वो नहीं था सिटीजन चार्टर के अंदर। वो कौन सा है? देखिए, चुनाव है, मूल्य है, जवाबदेही है, लेकिन क्वांटिटी की जो मात्रा है उसकी बात नहीं की गई है कि कितनी मात्रा में कौन कौन सी चीज़ लेगा। बहुत ही सिंपल है। जब भी हम सिटीजन चार्टर को देखते हैं, सिटीजन चार्टर फॉर एग्जांपल एक शॉप के बाहर लगा है, हॉस्पिटल के बाहर लगा है, तो हॉस्पिटल के बाहर सिटीजन चार्टर लगा होता है। तो उसके अंदर बताया जाता है कि आपको चॉइस, आप अपने चॉइस का अस्पताल निर्धारित कर सकते हैं। आपने कहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट करानी है ये आपके ऊपर है। आपने ऑपरेशन कराना है या नहीं कराना है ये आपकी चॉइस है। तो ये आपका सिटीजन चार्टर यानी आपका ये अधिकार है। वैल्यू यानी मूल्य जो होते हैं, आपको वैल्यू सर्विस आपको देनी पड़ेगी, मूल्य वाली सर्विस आपको देनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी भी होगी उस संस्था की, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन क्वांटिटी की बात उसमें नहीं की गई थी। सिटीजन चार्टर जब मैंने अपनी वीडियो के अंदर, लेक्चर्स के अंदर आपके सामने रखा है, आई होप आपको समझ आ गया होगा सिटीजन चार्टर एक्चुअल में होता क्या है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे कई बार रिपीट हुआ है, एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कितनी बार हुआ है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ये है एंटी डिफेक्शन जो एक्ट है वो कौन से अमेंडमेंट में आया? ये 52nd अमेंडमेंट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन। द 4P भी 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। 4 P's ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी विभागीकरण के जो 4 P है वो कौन से हैं? पर्पज, पर्सन, प्लेस, प्रोसेस। तो इसका आंसर सिंपली ए आंसर है। लुथर गुलिक ने ये दिए थे 4P, यानी कोई भी विभाग हम बनाते हैं, कोई भी विभागीकरण हम करते हैं तो उसमें 4 P इंपॉर्टेंट है जिसके आधार पे हम विभागीकरण करते हैं। उद्देश्य, व्यक्ति, स्थान और प्रक्रिया। अकॉर्डिंग टू फॉलेट द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी इज। फॉलेट के अनुसार पावर और अथॉरिटी में क्या अंतर है? पावर एग्जिस्ट व्हेन ऑर्डर आर ओबेड इररिस्पेक्टिव और रेजिस्टेंस अथॉरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑर्डर बियॉन्ड वॉलंटरली नहीं। अब देखिए, एमपी फॉलेट को जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने उत्तरदायित्व और शक्ति को अच्छे से डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है कि शक्ति को कभी भी प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता लेकिन सत्ता प्रत्यायोजित की जा सकती है। जो पावर होती है उसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता है, पावर को, ठीक है, लेकिन जो अथॉरिटी उसको डेलीगेट किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा है भारत के अंदर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, यानी काम किसका था? काम ये आपका विधायिका का था, लेकिन डेलीगेट किसको कर दिया? एग्जीक्यूटिव को कर दिया है, आपकी कार्यपालिका को कर दिया। कानून बनाने का काम किसका था? विधायिका का। लेकिन अध्यादेश जारी कौन कर रहा है? राष्ट्रपति, ठीक है। तो डेलीगेट हुई है अथॉरिटी, दैट्स मीन शक्ति को डेलीगेट नहीं किया जा सकता है जबकि सत्ता डेलीगेट की जा सकती है। तो यही इन्होंने कहा है। द लिटरेचर ऑन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले एम्फेसिस ऑन। और ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार रिपीट हुआ है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसके ऊपर बल देता है? तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रासंगिकता, इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ पे भी है, ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। ये रेलिवेंस के ऊपर बल देता है, ये वैल्यूज के ऊपर भी बल देता है। तो रेलिवेंस और वैल्यूज यहाँ है। ये समता के ऊपर बल देता है, समानता से समानता के अतिरिक्त एक शब्द होता है इक्विटी, इक्विटी यहाँ है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेलिवेंस, वैल्यूज, इक्विटी एंड चेंज। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन पर बल देता है। विच इज द 5th स्टेज ऑफ पॉलिसी साइकिल अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड लासवेल। जब भी हम पॉलिसी बनाते हैं तो पॉलिसी क्या है? कई चरणों में होके गुजरती है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को देखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम को देखने के बाद क्या करते हैं हम?
लाइक उसमें आह्वान करते हैं, फिर उसमें आपका इंटेलिजेंस भी हम यूज करते हैं, फिर उसका प्रमोशन करते हैं और सबसे लास्ट में हम उसे अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन। कोई भी पॉलिसी है, पॉलिसी का जो लास्ट चरण होता है वो एप्लीकेशन होता है, उसे लागू करना होता है। सबसे पहले हम उसमें विवेक से देखेंगे उसको, परखेंगे उसको, ठीक है, और सबसे लास्ट में रहता है एप्लीकेशन। तो ये सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन था। अगर आपको पॉलिसी साइकिल के बारे में पता होता, आपको हैरोल्ड लासवेल को भी जानने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद स्वच्छ सर्वेक्षण? स्वच्छ सर्वेक्षण के साथ कौन सी मिनिस्ट्री जुड़ी हुई है? स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण के साथ जुड़ी मिनिस्ट्री है। इसको एक बार आपने देख लेना है, लेकिन स्वच्छ सर्वेक्षण का जितना मुझे लग रहा है वो है जल एवं स्वच्छता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज टू ब्रिंग सोशल ऑडिट लॉ? सॉरी, पहला स्टेट वो कौन सा है जिसने सोशल ऑडिट लॉ को लाया है? क्वेश्चन थोड़ा सा ये ट्रिकी था। एक होता है सोशल ऑडिट, देखिए सोशल ऑडिट तो हर राज्य में लागू है, लेकिन सोशल ऑडिट लॉ ये सबसे पहले लाया है मेघालय ने। लॉ, सोशल ऑडिट का मतलब होता है जैसे कि मनरेगा का काम है पंचायत के अंदर, तो सारे के सारे जितने आपके पंचायत के लोग हैं वो बैठेंगे और बैठ के वो सोशल ऑडिट करेंगे कि इतना पैसा यहाँ खर्च हुआ, उतना पैसा वहाँ खर्च हुआ, जो बचा हुआ है वो कहाँ है। तो वो एक प्रकार का सोशल ऑडिट है, लेकिन इसको कानूनी जो जामा पहनाया है वो मेघालय ने सबसे पहले पहनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा वह पहला ये हो गया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री आयोग इज एसोसिएटेड विद गुड गवर्नेंस इंडेक्स? और गुड गवर्नेंस इंडेक्स हर साल जारी किया जाता है। ये जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और गुड गवर्नेंस इंडेक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बार भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि किस जिले ने, किस राज्य ने टॉप किया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर और कौन सा वर्स इफेक्टेड है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन द्वारा लागू किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज ऑल्सो नाउन एज हाइड एक्ट? हाइड एक्ट किसे कहा जाता है? हाइड एक्ट कहा जाता है यूएस और इंडिया पीसफुल एटॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन एक्ट को, हाइड एक्ट। और क्वेश्चन यहाँ से पहले भी आ चुका है, हाइड एक्ट से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये यूएस और इंडिया के बीच पीसफुल एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है। और दो क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, एक क्वेश्चन आगे और भी है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल ऑफ पंचशील? तो ये कोड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि पंचशील से संबंधित कौन सा है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, यानी एक दूसरे की एकता और अखंडता, क्षेत्रीय प्रभुसत्ता का सम्मान करना। म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, यानी एक दूसरे के ऊपर आक्रमण ना करना। इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स अफेयर, अरे एक दूसरे के कामों में क्यों अफेयर करना है, ये तो पंचशील का नहीं है। इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, बिल्कुल ये भी है। इक्वल एग्जिस्टेंस, इक्वल एग्जिस्टेंस। तो अब देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसमें देखिए आपका सी नहीं होना चाहिए, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर है ABD। ABD इज करेक्ट आंसर। इक्वल एग्जिस्टेंस की भी बात नहीं है, ABD, क्योंकि सी से ही हमने इसको कट कर दिया, जिसमें सी था वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक दूसरे के कामों में क्यों इंटरफेयर करना। When did a female police personnel from India took part in फर्स्ट एवर पीस कीपिंग ऑपरेशन? वो पहला कौन सा ऐसा शांति स्थापना ऑपरेशन था जिसमें महिला पुलिस ने भाग लिया? दोस्तों ये था लाइबेरिया के ऊपर जब आक्रमण हुआ था। लाइबेरिया के लिए जब मिशन गया था 2007 के अंदर, उसमें पहली महिला बटालियन इंडिया से गई थी 2007 के अंदर। एक तो इसका है 1 जनवरी 2007।
विस्तारित पड़ोस यानी एक्सटेंडेड नेबरहुड भारतीय विदेश नीति का अवधारणात्मक यानी कॉन्सेप्चुअल अम्ब्रेला बन गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प भारत के विस्तारित पड़ोस के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? एक्सटेंडेड नेबरहुड, देखिए हमारा नेबरहुड क्या है, ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका इंडिया है। इंडिया के आसपास जो पड़ोसी देश है, इंडिया के आसपास जो पड़ोसी देश है उसको एक्सटेंड करना ही एक्सटेंडेड नेबरहुड है। और एक्सटेंडेड जो नेबरहुड पॉलिसी है उसके अंदर स्वेज नहर भी आती है, उसमें दक्षिण चीन सागर भी आता है। दक्षिण चीन सागर कैसे जुड़ा इसमें? जब हमने जापान के साथ कई सैन्य अभ्यास किए, कई प्रकार से हमने क्या है दक्षिण चीन सागर की ओर भी हम बढ़े। पहले ये नहीं था, अभी है। पूर्वी अफ्रीका इसमें नहीं है, लेकिन एशिया प्रशांत यानी एशिया पैसिफिक इसमें है। तो इसका करेक्ट आंसर है, जो नहीं आता है वो है पूर्वी अफ्रीका। द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया जयशंकर हैज समराइज्ड इंडिया अप्रोच टू मल्टीलेटरल एक्शन एज एंकर्ड इन 5S, चूज द रॉन्ग ऑप्शन। तो इसमें कहा गया है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर ने 5S की बात की है, 5S की बात की है बहुपक्षीय कार्रवाई की, मल्टीलेटरल एक्शन की। तो 5S में से वो कौन सा नहीं है जो उन्होंने नहीं बोला है? बिल्कुल उन्होंने सम्मान की बात की है, उन्होंने सामंजस्य की भी बात की है, उन्होंने संवाद की भी बात की है, लेकिन समृद्धि की बात उन्होंने नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे बहुपक्षीय की मल्टीलेटरल कार्यवाही की बात हो रही है, समृद्धि की बात उन्होंने नहीं की है। इसको एक बार थोड़ा सा कंफर्म करने की ज़रूरत है, समृद्धि या सामंजस्य, समृद्धि या सामंजस्य में से एक है। तो इसको और आपको 5 के 5S, आप एक बार उसको गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको ये मिल जाएंगे 5 के 5S। इन विच कॉन्फ्रेंस द डिसीजन टू सेट अप वर्ल्ड बैंक वाज टेकन। तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड निर्णय कब लिया गया था उसकी स्थापना का? तो ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन भी वर्ल्ड बैंक और गेट को कहा जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो ब्रिटन वुड्स से हुई थी, ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द यूनाइटेड नेशन सेटअप। तो ये भी बहुत सिंपल है, यूएनओ का गठन कब किया गया? 24 अक्टूबर 1945 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना? 1945। हु कॉइन्ड द टर्म कंटेनमेंट। कंटेनमेंट यानी प्रभाव की रोकथाम अवधारणा की रचना किसने की? तो कंटेनमेंट सिद्धांत, इससे भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जॉर्ज एफ कैनन ने इसकी रचना की है, इस पद की रचना की है। हु कॉइन्ड द टर्म कंटेनमेंट? तो जॉर्ज एफ कैनन ने। हु कैटेगराइज्ड इंडिया एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट विद एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यूएसए के प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। और अब ये आप यहां पे देखिए किस तरीके से इसको आप गैस कर सकते थे कि इसका सही आंसर क्या है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2001 से लेकर 2009 तक ये प्रेसिडेंट रहे हैं यूएसए के, ठीक है। और 2005-6 के अंदर हमारा 123 न्यूक्लियर डील एक एग्रीमेंट है, वो यूएसए के साथ होता है। पीसफुल साधनों के लिए, पीसफुल तरीके से यूज करने के लिए, परमाणु या एटॉमिक एनर्जी के लिए ये हमारा 123 एग्रीमेंट हुआ है 2005-6 के अंदर। तो उस दौरान प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने हमें रिस्पॉन्सिबल और एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाला देश माना था, क्योंकि उस दौरान एक तरीके से अमेरिका के ऊपर भी ये उंगली उठने लगी थी कि आप क्यों भारत को परमाणु ऊर्जा दे रहे हैं, क्योंकि 1998 के अंदर पहले ही एटॉमिक विस्फोट कर चुका है इंडिया। तो ये आप गलत कर रहे हैं, तो उसके बचाव के लिए इन्होंने ये कहा था।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन इकोलॉजिकल अप्रोच? इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में कौन सा सही है? द टर्म इकोलॉजी हैज ग्रीक रूट्स। जो इकोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा से आया है। अर्नेस्ट हैकल कॉइन द टर्म इकोलॉजी, बिल्कुल सही बात है। एंड्रयू डॉब्सन मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एनवायरमेंटलिज्म एंड इकोलॉजिज्म। ग्रीन आइडियोलॉजी डिबेट इज अ 16th सेंचुरी डिबेट। अब ये यहां पे आप देखिए, ये बिल्कुल गलत है। जो ग्रीन आइडियोलॉजी की डिबेट है वो 20वीं सदी की डिबेट है, 20th सेंचुरी की डिबेट है, जो कि बेसिकली यूएनएफसीसी 1991 के बाद से सक्रिय रूप से राजनीति में यूज़ की गई। तो ये 16th सेंचुरी की नहीं, 20वीं सदी की अप्रोच है। ठीक है, इसके बाद आपका जो करेक्ट आंसर बचता है, डी तो नहीं हो सकता, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, तो ये दो तो नहीं हो सकते हैं। अब ए हमें पता है कि इकोलॉजी ग्रीक से निकला है, ए का हमारे को पता है, तो ए तो होना ही चाहिए। तो इस तरीके से हम इसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ए इसका करेक्ट आंसर था। हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव दैट सुपरस्ट्रक्चर इज रिलेटिवली ऑटोनमस? अब देखिए, सापेक्ष स्वायत्ता की बात सबसे पहले किसने की? राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता की बात की थी ग्रामशी ने, राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता। लेकिन राज्य के अंदर जो सुपर स्ट्रक्चर होते हैं, राज्य के जो सुपर स्ट्रक्चर होते हैं उसमें भी रिलेटिव ऑटोनॉमी होती है, ये बात सबसे पहले की थी पोलांजा ने। तो इसका करेक्ट आंसर ग्रामशी नहीं होगा, पोलांजा होगा, क्योंकि ग्रामशी ने तो स्टेट के ऑटोनॉमी की बात की थी, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर के ऑटोनॉमी की बात की है पोलांजा ने। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ मैकियावेलीज द प्रिंस? मैकियावेली के द प्रिंस से रिलेटेड कौन सी बात सही है? द बुक हैज बीन रिटन विद डेमोक्रेटिक स्पिरिट, बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेटिक स्पिरिट कहाँ से आ गया? जब प्रिंस की बात कर रहा है तो प्रिंस तो राजतंत्र है, मोनार्क है, तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट तो नहीं होगा। डुअल मॉरलिटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन दिस बुक, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने नैतिकता की दो संकल्पनाएं दी, जिसे द्विनैतिकता कहा जाता है, कि राजा को शेर और लोमड़ी की तरह होना चाहिए। ठीक है, राजा को अगर अपने बचाव में झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ वो बोल सकता है, वो धर्म का आचरण करे या ना करे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ड्यूल मॉरलिटी की बात की गई है। द बुक इज फेमस फॉर एंटी सेक्युलर अप्रोच। द बुक हैज सपोर्टेड अ सिटीजन आर्मी। तो दो ही इसमें राइट बताने हैं, तो डी तो यहाँ पे है। देखिए, जब आपका मध्यकाल था, मध्यकाल के अंदर क्या है, जो राज्य हार रहे थे, इटली के हार का प्रमुख कारण मैकियावेली ने क्या बताया? मैकियावेली ने भाड़े की सेना को मुख्य कारण बताया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया था, और उसमें पूछा गया था कि किसे बुराई माना है मैकियावेली ने। तो भाड़े की जो सेना होती थी, भाड़े की सेना के कारण क्या है, इटली हमेशा से गुलाम रहा था और हमेशा से हारता आया था, इसलिए उन्होंने सिटीजन आर्मी की बात की थी। दैट्स मीन बी एंड डी इज करेक्ट आंसर। इसका ए सही होगा, बी एंड डी। Which of the following sentences are correct in regard to John Locke? जॉन लॉक के संदर्भ में कौन से कथन सही है? He subscribes empiricism, तो ये बिल्कुल बात है, बिल्कुल सही बात है। उन्हें अनुभववाद का पिता कहा जाता है। ठीक है, वे अनुभववाद के समर्थक थे। जॉन लॉक के बारे में बिल्कुल सही है। He has written essay concerning human understanding, बिल्कुल उन्होंने ये ऐसे लिखा है। ही बिलीव इन लिमिटेड स्टेट, बिल्कुल वो सीमित राज्य की बात करते थे, इसलिए उन्होंने रेवोल्यूशन की भी बात की। इसलिए उन्होंने ये कहा कि अगर राज्य व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर सकता तो वो क्रांति भी कर सकते हैं। दैट्स मीन उन्होंने संवैधानिक राज्य की बात की है। ही इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, बिल्कुल गलत। पॉपुलर सॉवरेनिटी यानी लोकप्रिय प्रभुसत्ता के जो प्रतिपादक थे वो थे रूसो, ना कि जॉन लॉक। तो ABC करेक्ट, ABC करेक्ट। काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन था ये।
क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रेफरेंस टू टैगोर फिलोसफी? टैगोर की फिलोसफी से रिलेटेड कौन सा सही है? टैगोर वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ ट्रू फ्रीडम, बिल्कुल वो फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के समर्थक थे। टैगोर अपीयर टू बी अ सीकर ऑफ इटर्नल ट्रूथ, बिल्कुल वो शाश्वत सत्य को खोजने के प्रयास कर रहे थे। टैगोर सपोर्टेड क्रिएटिव यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी, उन्होंने क्रिएटिव तरीके से डाइवर्सिटी में यूनिटी लाने का प्रयास किया था, ये भी बिल्कुल सही है। टैगोर सपोर्टेड एग्रेसिव नेशनलिज्म, बिल्कुल गलत बात है। टैगोर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नेशनलिज्म की आलोचना की, और एग्रेसिव तो आप छोड़ दीजिए, उन्होंने सभी प्रकार के नेशनलिज्म की बात की, तो यहाँ पे डी बिल्कुल गलत है। दैट्स मीन ए बी सी इज करेक्ट, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दंड नीति अकॉर्डिंग टू कौटिल्य? कौटिल्य के अनुसार दंड नीति का पर्पज क्या है? एक्विजिशन ऑफ अनएक्वायर्ड, यानी जो आपने अभी तक भूभाग एक्वायर नहीं किया है, जिसके ऊपर आपने अभी तक एकाधिकार नहीं किया, अपना अधिकार नहीं जताया है, उसके ऊपर अधिकार जताने के लिए आप पावर यूज कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ एक्वायर्ड, यानी जो आपने लैंड जो आपने प्राप्त कर लिया है, जिसके ऊपर आपने कब्जा जमा लिया है, उसको प्रिजर्व, उसके संरक्षण करना, ये भी फोर्स का काम है। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद इन द स्टेट, अब देखिए ये मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ये काम है राजा का, और राजा इसको किस तरीके से करेगा? राजा इस तरीके से करेगा कि वो प्रजा को दुखी नहीं करेगा, ठीक है, मतलब प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होगा, इस तरीके से कौटिल्य बोलते हैं। तो दंड की बात इसमें नहीं की गई है। ऑगमेंटेशन ऑफ द प्रिजर्व्ड, बिल्कुल, और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑगमेंटेड, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए बी डी ई, ए बी डी ई इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ए बी डी ई, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम? पॉलिटिकल सिस्टम के क्या क्या फंक्शन हैं? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करना, बिल्कुल सही बात है। पॉलिटिकल डिके, अब राजनीतिक पतन क्यों करना है? पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, ये भी बिल्कुल है, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट। अब क्रांति करना किसी सिस्टम का काम नहीं हो सकता है, ना तो पतन करना ना ही क्रांति करना, तो बचे दो आपके ए एंड सी, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से राजनीतिक प्रणालियों के कार्य कौन से हैं? ओह सॉरी, इसको हिंदी में देख लीजिए आप। विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड फैक्टर लेड टू रेवोल्यूशन इन पॉलिटिकल सिस्टम? इसमें कहा गया है कि क्रांति के कौन से कारण हो सकते हैं किसी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर? क्रांति किन कारणों से आ सकती है? सीवियर क्लास डिवीजन, अगर क्लास डिवीजन जो है, वर्ग विभाजन है, वो बहुत ही कठोर हो गया है। रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल इन मास मोबिलाइजेशन, ये रेवोल्यूशन का कारण जो दिया है इंटेलेक्चुअल का, ये ग्रामशी ने दिया है। जब इंटेलेक्चुअल जो होते हैं, इंटेलेक्चुअल जब लोगों को इकट्ठा करते हैं, मास मोबिलाइजेशन करते हैं, तो क्रांति होने की संभावना रहती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सोशल डिसइक्विलिब्रियम, यानी सामाजिक असमानता, जब असंतुलन जब आ जाता है तब भी क्रांति होती है। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर पीस, अब किसी को शांति की ज़रूरत है, पीस की ज़रूरत है, तो वो क्रांति थोड़ी करेगा, तो डी तो नहीं हो सकता। इंक्रीमेंटल चेंजेस, अब कोई अच्छे चेंज हो रहे हैं, इंक्रीमेंटल चेंज हो रहे हैं, जिसके कारण विकास हो रहा है, तो उसके कारण कहाँ क्रांति होगी? ओनली इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए बी सी, ए बी सी, ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन से कारक राजनीतिक व्यवस्था में क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं? इसको हिंदी में आप एक बार देख लीजिए। ओके, निम्नलिखित में से कौन से कथन लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में सही है? लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में
दल बदल विरोधी कानून स्पीकर पर अपनी पार्टी को छोड़ने की स्थिति में भी अनुप्रयोज्य होता है। इंग्लिश में देख लीजिए, इजी होगा। द एंटी डिफेक्शन लॉ इज एप्लीकेबल ऑन द स्पीकर इन केस ही डिसाइड टू क्विट हिज ओन पार्टी। बिल्कुल गलत है। आप स्पीकर क्या, कोई भी आदमी अगर अपनी पार्टी को छोड़ता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन कानून लागू नहीं होता है। एंटी डिफेक्शन कानून कब लागू होता है? जब वो अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में घुसता है। तो अपनी पार्टी को छोड़ने से किसी के ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगता है, तो स्पीकर के ऊपर भी नहीं लगेगा। तो पहला तो गलत है, ठीक है। द स्पीकर कैन नॉट प्रिजाइड वाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। यानी जब स्पीकर को पद से हटाने के लिए उसके ऊपर कार्यवाही चल रही होती है तो वो प्रिजाइड नहीं कर सकता, वो अध्यक्षता नहीं कर सकता। तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है, नहीं कर सकता। स्पीकर कैन वोट इन द हाउस ऑन एनी मैटर ऑफ हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस। क्वेश्चन थोड़ा डीप है, इसको समझिए। इसमें कहा गया है कि स्पीकर वोट कर सकता है किसी भी मुद्दे के ऊपर जब वो स्पीकर पद पर नहीं रहता है, स्पीकर पद से जब उसे हटा दिया जाता है। अब स्पीकर पद से उसको हटाया है, उसको एमपी के पद से थोड़ी हटाया है। वो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है ही है, स्पीकर नहीं रहा, लेकिन अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है। दैट्स मीन उसको ये शक्ति है। दैट्स मीन बी एंड सी इज करेक्ट, बी एंड सी इज करेक्ट। स्पीकर को जब पद से हटा दिया जाता है तो वो सिंपल क्या रहता है, एमपी, और एमपी को सभी मामलों में वोट देने का अधिकार होता है, जो कि स्पीकर को नहीं होता था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। Which of the following statement are correct regarding preamble of Indian Constitution? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? In the बेरुबाड़ी case, Supreme Court said that preamble is not a part of Constitution. बिल्कुल सही बात है। 1960 का बेरुबाड़ी केस, इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। In the केशवानंद भारती case, the Supreme Court said that preamble is the part of Constitution. केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इन LIC ऑफ इंडिया केस, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए LIC ऑफ इंडिया केस के अंदर क्या है, 1973 का जो निर्णय आया था उसको रेक्टिफाई किया था, उसी को यहाँ दोबारा से आगे बढ़ाया गया था। तो ये बिल्कुल गलत है। चौथा गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि LIC ऑफ इंडिया ने कहा कि ये इसका पार्ट ही नहीं है, जबकि इसने केशवानंद भारती केस को आगे बढ़ाया था और इसमें कहा गया था ये पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। दैट्स मीन A एंड B ओनली इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रेंथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन? यानी वैश्वीकरण की कौन सी विशेषताएं हैं या उसकी स्ट्रेंथ है? प्रोमोट फ्री ट्रेड ऑफ गुड एंड सर्विस अमंग द नेशन। ग्लोबलाइजेशन की ये पावर है, स्ट्रेंथ है कि वो फ्री ट्रेड को दुनिया के देशों के बीच स्ट्रेंथन करता है। तो बिल्कुल सही है। स्ट्रेंथन द मार्केट इकोनॉमी ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, यानी विकासशील देशों की मार्केट इकोनॉमी को वो प्रोत्साहन देता है, तो ये भी एक प्रकार की स्ट्रेंथ है। प्रोमोट सोशियो इकोनॉमिक इंटरैक्शन बिटवीन द कंट्रीज, यानी जो हमारी कंट्रीज है उनके बीच सोशियो इकोनॉमिक इंटरैक्शन को ये बढ़ावा देता है, तो ये भी एक प्रकार की स्ट्रेंथ है। इंक्रीज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, अब रिच और पुअर के बीच ये खाई बढ़ाता है, तो ये स्ट्रेंथ थोड़ी है, ये तो इसकी वीकनेस है। तो ये इसकी वीकनेस है, ये नहीं हो सकता। इट डज नॉट प्रमोट ह्यूमन एंड कल्चरल इंटरैक्शन बिटवीन द नेशन, तो ये तो करता है, ये कल्चरल और इकोनॉमिक और ह्यूमन जो इंटरेक्शन है उसको बढ़ाता है, तो ये इसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन यहाँ पे नॉट लगा है, डज नॉट, तो ये भी गलत है। दैट्स मीन ABC ओनली करेक्ट, ABC। According to the Article 26 of the Constitution of India, every religious denomination shall have the right, यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक पंथ के पास इस बात का अधिकार है। कौन कौन से अधिकार है आर्टिकल 26 में?
टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज, यानी धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्य से संस्थाओं की स्थापना करना और उनकी देखभाल करना, बिल्कुल सही है। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के बारे में अबाध संचरण का अधिकार दिया गया है। टू मैनेज सोशल अफेयर, सोशल अफेयर को मैनेज करने का कोई भी अधिकार नहीं है, ओनली धार्मिक का है, सोशल तो नहीं हो सकता, डी नहीं है। टू ओन एंड एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो किसी भी प्रकार की इमूवेबल प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर सकते हैं, तो इसके 3 सही है, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, सॉरी ई भी है इसमें। टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये इसका ए बी सी और ई करेक्ट होना चाहिए, ए बी सी एंड ई। ओनली इसमें गलत क्या है, सोशल अफेयर को मैनेज करने का अधिकार नहीं है आर्टिकल 26 में, ओनली रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने का अधिकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्लासिकल थ्योरी है उसके बारे में सही क्या है। इट प्लेड अ नोटेबल रोल इन रैशनलाइजिंग एंड इवन स्टिमुलेटिंग प्रोडक्शन, यानी इसने विवेकपूर्ण ढंग से जो आपका प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने की, उसके निर्वहन करने की भूमिका अदा की है, बिल्कुल सही है। इट फॉर्मुलेटेड अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, इसने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेट किया। इट वॉज द फर्स्ट propound द आइडिया दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज सेपरेट एक्टिविटी, तो ये तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है। Question number 52, Farrell-Hardy. According to Farrell-Hardy, the comparative public administration addresses which of the following concern, यानी Farrell-Hardy के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन निम्नलिखित किन मुद्दों से संबंधित है। सिद्धांत की खोज करना, व्यवहारिक अनुप्रयोग का आग्रह, तुलनात्मक राजनीति के सीमा क्षेत्र का योगदान, लोक प्रशासन में विद्यमान समस्याओं का तुलनात्मक विश्लेषण करना। तो ये चारों के चारों है, ए बी सी डी। विच इज नॉट ट्रू अबाउट पब्लिक लिटिगेशन, PIL के बारे में कौन सा सही नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। ओनली रजिस्टर्ड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइल PIL, बिल्कुल गलत। PIL को एक सामान्य आदमी भी फाइल कर सकता है, उसके लिए NGO का होना जरूरी नहीं है, तो ये तो गलत है। PIL कैन बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट में जब हम PIL फाइल करते हैं तो आर्टिकल 32 के थ्रू करते हैं, और PIL को जब हम हाई कोर्ट में फाइल करते हैं तो आर्टिकल 226 के थ्रू करते हैं। देयर इज़ नो कोर्ट फीस इन फाइलिंग PIL, तो जब आप PIL फाइल करते हैं तो उसमें हजारों लाखों खर्चा आ सकता है, ठीक है। तो PIL फाइल करने के लिए कोर्ट फीस लगती है, तो ये भी गलत है। सही क्या है, ओनली B एंड C, ऑप्शन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट अमेंडमेंट ऑफ RTI एक्ट इन 2019। RTI एक्ट 2019 चर्चा का विषय रहा, जिसने एक डिबेट का रूप लिया, क्योंकि 2019 के अंदर जो RTI एक्ट के अंदर जो संशोधन किया गया उसके द्वारा RTI को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, RTI के ऊपर सरकार का दबाव बनाने की कोशिश की गई, और काफ़ी प्रकार के आरोप सरकार के ऊपर लगे। तो इसको एक बार देख लेते हैं। RTI अधिनियम 2019 संशोधन। 5 वर्ष की निश्चित अवधि से अब आयुक्त का पद सरकार की इच्छा कृपा पर निर्भर करेगा। जो कमिश्नर है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उसको राज्य सरकारें
केंद्र सरकार उसके पदावधि को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, यानी वो इस प्रकार के डिसीजन लेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ ना हो। मतलब एक प्रकार की चाटुकारिता इसमें हो सकती है, इस बात का अंदेशा लगाया गया, तो ये बिल्कुल सही है। अब 10 से अधिक केंद्रीय सूचना आयुक्त हो सकते हैं, इसमें से सही पूछा गया है। अब आयुक्त के वेतन एवं भत्ते सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, ये भी अमेंडमेंट की गई है 2019 में। अब मुख्य सूचना आयुक्त की सेवा निवृत्ति हेतु आयु 62 वर्ष होगी। ओनली 2 प्रावधान यहाँ पे है जो 2019 के संशोधन में किए गए हैं। एक तो ये कि जो उसका पद है वो सरकार की इच्छा पे होगा, और दूसरा उसके वेतन भत्ते कौन डिसाइड करेगा, सरकार। दैट्स मीन ए एंड सी ओनली, ए एंड सी ओनली। व्हाट आर द कोर वैल्यूज ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? बहुत सिंपल है, भारतीय विदेश नीति के मूल तत्व कौन से हैं? आदर्शवाद और यथार्थवाद का सम्मिश्रण, बिल्कुल, इसमें आइडियलिज्म भी है और रियलिज्म भी है, दोनों मिक्स फॉर्म में है। सहिष्णुता का मूल्य, ये भी इसमें है। साम्राज्यवाद विरोध और उपनिवेशवाद विरोध भी हम करते हैं। प्रादेशिक विस्तार, अब हम अपने टेरिटरी को एक्सपेंड नहीं करना चाहते हैं, हम प्रादेशिक विस्तार नहीं चाहते हैं, और ना ही हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर है, हम इंपीरियलिज्म का विरोध करते हैं, ना कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं। पड़ोस सर्वप्रथम, यानी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमने अपनाई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दैट्स मीन ए, बी, सी और ई सही होने चाहिए। ए, बी, इसमें डी हमारा गलत है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, तो एक सिंपल सा हमारा आंसर ए बी सी आता है। इसके साथ पड़ोस सर्वप्रथम भी ऑटोमेटिकली हमारा कट हो जाता है। हालांकि है ये हमारे पास अभी गुजराल डॉक्ट्रिन के अंदर हमने ये अपनाया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है वो ए बी सी का ही बन रहा है, तो ए बी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर ऑफ कोल्ड वॉर? इनमें से कौन से शीत युद्ध के फीचर नहीं है? देयर वाज अ न्यूक्लियर आर्म रेस, न्यूक्लियर आर्म रेस तो नहीं थी शीत युद्ध में। देयर आर अ प्रोपोगेंडा वॉर, बिल्कुल बात सही है, ये वैचारिक मतभेद थे और प्रोपोगेंडा के द्वारा ही पूरा का पूरा युद्ध लड़ा गया। देयर वाज इकोनॉमिक ब्लॉकेड अगेंस्ट नॉन अलाइंड कंट्री, तो ये भी गलत है। जो नेम की कंट्री थी उनके खिलाफ कोई भी ब्लॉकेड नहीं हुआ था। द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इट। अब यहाँ पे आपने बताना है कि शीत युद्ध के बारे में कौन सी विशेषता नहीं है। तो पहली तो विशेषता ये नहीं है, ए हथियारों की होड़ थी, ये भी नहीं है, और गुटनिरपेक्ष देशों के विरुद्ध आर्थिक नाकाबंदी थी, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ए एंड सी थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। विशेषताएं, एक तो ये नहीं थी कि परमाणु हथियारों की होड़ लगी हुई थी। अगर परमाणु हथियारों की होड़ लगी हुई थी तो गुटनिरपेक्ष देशों के विरुद्ध नाकाबंदी, सी और डी। आई थिंक इसका जो आंसर है वो एनटीए ने सी एंड डी ही दिया है। गुटनिरपेक्ष देशों के विरुद्ध आर्थिक नाकाबंदी और तीसरे विश्व के देश इसमें प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे, ये दोनों गलत है। सी एंड डी ही इसका करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की। अब यहाँ पे असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन ये आए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, सिंपल फॉर्मूला अगर आपको पता है इसका, तो आप इन क्वेश्चन के बारे में अगर आपको पता भी नहीं है, एग्जैक्टली आपने सुना भी नहीं है, फिर भी इसका आंसर आप सही देते हैं। तो असर्शन और रीजन की जो ट्रिक है वो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और उसके अनुसार 25 मिनट की वीडियो है, और उसके अनुसार अगर वो फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाते हैं तो वो बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय वातावरण पर सोवियत संघ के साथ अमेरिकी संबंधों का प्रभुत्व रहा है, जिसका शीत युद्ध के लक्षण के रूप में वर्णन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है और उसके बाद से
यूएसएसआर और यूएसए के बीच जो संबंध थे, उनके बीच जो तनातानी थी, वही शीत युद्ध का रूप लेता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। शीत युद्ध ने न केवल अमेरिकी एवं सोवियत संघ के साथ अमेरिका से संबंध देशों और सोवियत संघ के मित्र राष्ट्रों, बल्कि अन्य गुटनिरपेक्ष देशों के साथ अमेरिका और उसके मित्रों के संबंधों को भी रंग रंजित किया। बहुत सिंपल है। ऊपर जो बात की गई है, असर्शन में जो बात की गई है, वो बात की गई है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे पड़ने वाले शीत युद्ध के प्रभाव की, और रीजन के अंदर में भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात की गई है और साथ ही शीत युद्ध की बात की गई है। सिंपल जो फॉर्मूला है, अगर असर्शन के अंदर जिस चीज़ की बात की जा रही है उसी चीज़ की बात अगर रीजन के अंदर की गई है तो ए भी सही है, आर भी सही है और उसकी सही एक्सप्लेनेशन भी ये होगा। सिंपल फॉर्मूला है, आपने वीडियो उसको एक बार देख लेना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आप गलत ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे समय में इतिहास वह है जो कि दस्तावेजों को स्मारकों में रूपांतरित करता है। हमारे समय में इतिहास वो चीज़ है जो दस्तावेजों को, डॉक्यूमेंट्स को किस में कन्वर्ट करता है? मॉन्यूमेंट्स में। ज्ञान का पुरातत्व विज्ञान स्मारकों के अंतर्भूत वर्णन अंकन की खोज करता है। अब दोस्तों हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस में आया है, लेकिन सिंपल जो फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला जिस चीज़ की बात जिस चीज़ की बात असर्शन में की गई है, अगर उसकी व्याख्या ही रीजन में की गई है तो ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी होगी, क्योंकि यहाँ पे इतिहास की बात की गई है, दस्तावेजों की और मॉन्यूमेंट की बात की गई है, और मॉन्यूमेंट और दस्तावेज को कौन देखता है? पुरातत्व विज्ञान देखता है, और यहाँ पे स्मारकों की बात हुई है, यहाँ पे भी हुई है। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपको नहीं भी आता है तो आप इसको कर सकते थे। पूंजीवाद के आंतरिक विरोधाभास पूंजीवाद को समाप्त कर देंगे। पूंजीवाद के आंतरिक विरोधाभास पूंजीवाद को समाप्त कर देंगे। ये कोटेशन कार्ल मार्क्स की है, और कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इनर जो कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं कैपिटलिज्म में, वो कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय कर देंगी। और इनर कॉन्ट्राडिक्शन क्या होते हैं? इनर कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू जो है, सरप्लस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरप्लस वैल्यू इज द बिगेस्ट कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। तो ऊपर कॉन्ट्राडिक्शन की बात हुई है, नीचे भी कॉन्ट्राडिक्शन की बात हुई है। आपको नहीं भी पता है तो भी इसका आंसर ए ही होगा, क्योंकि दोनों में जो मुख्य पद है वो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये सिंपल लॉजिक यहाँ पे आप लगा सकते थे। ओके, आर्थिक रूप से सर्वोदय व्यवस्था की रूपरेखा देश में एक संतुलित एवं साम्यक आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करेगी। तो यहाँ पे बात हो रही है सर्वोदय की। जयप्रकाश लोगों के आर्थिक जीवन में कृषिगत क्रियाकलापों को प्रथम स्थान प्रदान करना है। तो यहाँ पे देखिए, इकोनॉमिकली द फ्रेमवर्क ऑफ द सर्वोदय ऑर्डर वुड सीक टू एस्टेब्लिश अ बैलेंस एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक सेटअप इन द कंट्री। और नीचे बात की गई है एग्रीकल्चर एक्टिविटी की। ऊपर बात की गई है सर्वोदय की और नीचे बात की गई है एग्रीकल्चर एक्टिविटी की। दैट्स मीन है तो दोनों सही, लेकिन इसकी ये सही व्याख्या नहीं है। दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगर नीचे भी सर्वोदय की बात होती जैसे ऊपर हो रही है तो ये इसकी सही व्याख्या हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक संस्कृति राजनीति के बारे में विश्वासों और मनोभावों का एक समूह है, जैसा कि लोगों के मौखिक और अमौखिक व्यवहार में सम्मिलित है। तो पॉलिटिकल कल्चर डेफिनेटली हमारे बिलीव्स होते हैं, हमारे मनोभाव होते हैं, उसी का एक समूह होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। राजनीतिक संस्कृति के प्रतीकात्मक और रूपात्मक प्रतिमा यानी मॉडल इस बात के द्योतक है कि उतनी ही राजनीतिक संस्कृतियां हो सकती है जितनी कि राजनीतिक प्रणालियों में राजनीतिक विकास की गतिशीलता। तो यहाँ पे भी वही बात है, ऊपर पॉलिटिकल कल्चर की बात की गई है और पॉलिटिकल कल्चर के गुणों की बात की गई है। ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर के गुण। लेकिन नीचे किसकी बात की गई है? नीचे बात की गई है पॉलिटिकल कल्चर के प्रकारों के, पॉलिटिकल कल्चर के मॉडल की।
अगर पॉलिटिकल कल्चर के विश्वास और मत और मनोभाव को ही नीचे व्याख्यात किया गया होता तो ये दोनों सही होने थे और इसकी व्याख्या भी होनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ए और आर हालांकि दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि नीचे विश्वास और मनोभाव की बात ना करके यहाँ पे मॉडल की बात की गई है। तो ये असर्शन रीजन का लास्ट क्वेश्चन। रॉबर्ट डेहल ने लोक प्रशासन में अंतः सांस्कृतिक अध्ययन का सुझाव दिया। बिल्कुल सही बात है। रॉबर्ट डेहल ने लोक प्रशासन को आलोचित किया, लोक प्रशासन की उन्होंने आलोचना की, क्योंकि उन्होंने पाया कि आज यहाँ जो इंडिया का लोक प्रशासन है, यहाँ पे जो सिद्धांत बनाए गए हैं वो अमेरिका में लागू नहीं हो रहे हैं, अमेरिका में जो बनाए गए हैं वो ब्रिटेन में लागू नहीं हो रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि प्रशासन का हमने अंतः सांस्कृतिक इंटरकल्चरल अध्ययन नहीं किया है अभी तक। तो ये बिल्कुल सही बात है। उन्होंने अंतः सांस्कृतिक अध्ययन का सुझाव दिया ताकि हम ऐसे प्रिंसिपल बना पाए जो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल हो। और उनका मानना है कि लोक प्रशासन राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय व्यवस्थाओं के प्रभाव जिसमें ये विकसित होता है उससे बच सकता है। उससे कैसे बचेगा? उससे बच ही नहीं सकता है, इसीलिए तो इसने अध्ययन का सुझाव दिया है। दैट्स मीन ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। अब ये स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और जैसा मैंने आपको पहले बताया था स्टेटमेंट से 10 क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकार जो होते हैं अनिवार्य रूप से व्यक्तियों एवं राज्यों के मध्य परस्पर विरोधी दावों संबंधी क्षेत्र से संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अधिकार जो होते हैं वो हम राज्य से मांगते हैं और अधिकार हमारे राज्य के विरोध में होते हैं। समझिए, जब हम राइट टू फ्रीडम की बात कर रहे हैं, हम स्वतंत्रता का अधिकार मांग रहे हैं, अगर राज्य उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध डालता है तो हम राज्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है कि व्यक्तियों और राज्यों के मध्य अधिकार क्या होते हैं? परस्पर विरोधी दावे होते हैं। बिल्कुल सही है। कोई भी राजनीतिक सिद्धांत अधिकारों का सिद्धांत तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को कुछ अधिकार ना दिए गए हो। दैट्स मीन दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन की समस्याएं आधुनिक प्रौद्योगिकियों एवं जनसंख्या सघनता के बिना अस्तित्ववान नहीं हो सकती। जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का समाधान करना कठिन है क्योंकि इसमें इंट्रा एवं इंटर पीढ़ीगत दोनों प्रकार की सामूहिक क्रिया जन्य सामान्य समस्याएं शामिल होती है। तो ये ऊपर देखिए, ऊपर वैश्विक पर्यावरण की बात की गई है। प्रौद्योगिकियों एवं जनसंख्या सघनता के बिना अस्तित्ववान नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं होता है। इसका जो करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है 4 लग रहा है, लेकिन आपने एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ने समाज के समाजवादी प्रतिरूप का समर्थन किया। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने सोशलिस्टिक पैटर्न की वकालत की है। नेहरू की नागरिक स्वतंत्रताओं के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें सर्वहारा की तानाशाही के विचार को स्वीकार करने से रोका। दोनों कथन सही है। नेहरू ने समाजवाद की परिकल्पना को एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने मार्क्सवाद की परिकल्पना को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसमें समाजवाद को सर्वहारा की तानाशाही बताया गया था। यानी कम्युनिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया इन्होंने सिर्फ सोशलिज्म को एक्सेप्ट किया। तो दोनों यहाँ पे कथन सही है। एक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, दलिया जो प्रणाली होती है, पार्टी सिस्टम जो होता है, राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए साधारण साधन प्रदान करती है। तो पॉलिटिकल जो फाइट होती है वो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ही होती है। दलीय प्रणाली का एक उद्देश्य पारंपरिक अभिजात वर्ग को नए अभिजात वर्ग में प्रतिस्थापित करना होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। हाँ, यहाँ पे एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था। एग्जिट पोल इज अ पोल
post election poll which is conducted when an elector walks out after casting his her vote। यानी एग्जिट पोल उसे कहा जाता है जब चुनाव के बाद एक मतदान करने वाला व्यक्ति जब बाहर आता है तो उससे पूछा जाता है कि आपके अनुसार कौन जीत रहा है, आपने किसको वोट दिया। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसी को एग्जिट पोल कहा जाता है और उसी आधार पे आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और ये आइडिया लगाया जाता है कि किसकी सरकार बन रही है। दूसरा होता है ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल शोध सर्वेक्षण का वह प्रकार है जिसे चुनाव के बाद जनमत का पता लगाने हेतु संचालित किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। ओपिनियन पोल होता है कि आपका क्या मत है, ये चुनाव के बाद ही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ओपिनियन पोल अगर जम्मू कश्मीर में किया जाए कि आपने इंडिया में रहना है या नहीं रहना है, कि आप जम्मू कश्मीर को अलग राज्य बनाना चाहते हैं, तो एक प्रकार का ओपिनियन पोल है। हालांकि इलेक्शन में भी होता है लेकिन ये सर्वेक्षण का प्रकार नहीं है चुनाव के बाद वाला। तो इसका करेक्ट आंसर है, एक तो सही है लेकिन दूसरा सत्य नहीं है। वह 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के संदर्भ में है, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। इसमें से आपने सही कथन पर विचार करना है। वह 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है किंतु पदावधि की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक वह पद पर बना रह सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। संविधान इस बात पर मौन है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के पूर्व यह पद अगर खाली हो जाता है तो उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा। बिल्कुल संविधान में कोई भी इस प्रकार की स्पष्ट व्याख्या नहीं है कि उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली हो तो उसके लिए क्या व्याख्या होगी। तो दोनों ये सही है, ए और दो दोनों सही है। पॉलिसी नीति यानी पॉलिसी एजेंडा। पॉलिसी एजेंडा उन सभी राजनीतिक मांगों का योग होता है जिसे लोगों अथवा समूहों द्वारा नीति यानी पॉलिसी एजेंडा में लाए जाने हेतु प्रयास किया जाता है। अब देखिए, ये पब्लिक पॉलिसी से क्वेश्चन है। पब्लिक पॉलिसी की यहां पे बात नहीं की गई है, यहां बात की गई है पॉलिसी एजेंडा। पॉलिसी एजेंडा और पॉलिसी जो एजेंडा होता है, पॉलिसी एजेंडा किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है और सरकार पॉलिटिकल पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है उसके आधार पे अपना पॉलिसी एजेंडा निर्धारित करता है, ना कि राजनीतिक मांगों का योग, कार्यसूचियों का और ये राजनीतिक मांगों का योग नहीं होता है, समूहों का योग नहीं होता है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रकार का मैनिफेस्टो होता है। तो ए तो यहाँ पे गलत है ये। दूसरा देखते हैं, पॉलिसी एजेंडा उन मांगों से बना होता है जिन पर विचार करने हेतु नीति निर्माता सहमत होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। पॉलिसी मेकर जो होते हैं, पॉलिसी मेकर जो सरकार होती है, सरकार जिन विचारों पर सहमत होते हैं उसी से रिलेटेड पॉलिसी एजेंडा बनता है। तो एक गलत है और दो सही है। 3 इसका सही आंसर है। IMF और IBRD दोनों के मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, बिल्कुल सही है। भारत का IMF में मत हिस्सा 10% है, गलत। भारत का 15% हिस्सा IMF में है, एक सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, यहां पे मैच करने के लिए आई है, किताबें मैच करनी है और मैच करने के लिए यहां पे 10 क्वेश्चन आए हैं। तो इनको एक एक करके हम देख लेते हैं। बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर बुक लिखी है हन्ना आरेंट ने। विको एंड हर्डर टू स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, ये इसहा बर्लिन ने लिखी है। द बॉस ऑफ द टायरेनी ऑफ मेरिट, ये अभी यहां पे देख लीजिए आप, ए का दो सिर्फ यहां पे है, सिर्फ और सिर्फ यहां पे है। तो इसका 2 ही करेक्ट आंसर होगा। सी का 4 वॉइस ऑफ लिबरल लर्निंग,
माइकल ऑक्सफोर्ड, और द टायरनी ऑफ मेरिट लिखी है माइकल जे सेंडल ने। ओके, यहाँ पे विचार दिए गए हैं, अवधारणाएं दी गई है और चिंतक के साथ आपने मैच करना है। सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज। वर्च्यू इज नॉलेज का सिद्धांत किसने दिया है? प्लेटो ने। और ये दूसरा क्वेश्चन प्लेटो से ही आया है और एक ही कॉन्सेप्ट से। पहले विचार, जो सुप्रीम चीज की बात कही थी वो था वर्च्यू इज नॉलेज, प्लेटो। सक्सेस इज वर्च्यू, नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर की बात की है माइकल फूको ने। तो यहां पे देख लीजिए, ए का दो सिर्फ यहां पे है, बी का एक। सक्सेस इज वर्च्यू, मैकियावेली ने कहा है कि आपने बस सक्सेस प्राप्त करना है, आप जैसे मर्जी कर लो, आप नैतिक साधनों से करो, अनैतिक साधनों से करो, बस सक्सेस ही सब कुछ है, ये मैकियावेली ने कहा है। नॉलेज इज पावर फुकोल्ड ने कहा है, और पावर इज प्रोडक्शन ऑफ इंटेंडेड इफेक्ट, ये रसल ने कहा है। तो ये था कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है आपका सूरत स्प्लिट। सूरत के अंदर कांग्रेस, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में जो विभाजन पड़ा था 1907 में पड़ा था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1919 से 1921 और महज सत्याग्रह 1927। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ए का चार यहाँ पे दो जगह है, बी का तीन यहाँ है, दैट्स मीन दो ही इसका करेक्ट आंसर है। यहां पे बुक्स और ऑथर दिए हैं, इनको आपने मैच करना है। सबसे पहले दिया है पॉलिटिकल चेंज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, नेशनलिज्म एंड कम्युनिज्म। फिर है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, अब पहले देखिए पॉलिटिकल चेंज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ये बुक लिखी है C.H. डॉड ने, C.H. डॉड। उसके बाद नेक्स्ट है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये तो सभी को पता है, डेविड आफ्टर, कई बार ये रिपीट हो चुकी है इनकी किताब। द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, S.N. आइजनस्टाइन, और ट्रेडिशन चेंज एंड मॉडर्निटी, जॉन H. कॉट्स्की। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन 2। पॉलिटिकल चेंज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, सॉरी यहाँ पे हिंदी में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल से रिलेटेड है, अनुसूचियों से रिलेटेड है। फोर्थ शेड्यूल रिलेटेड है एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स। 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ। 7 डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और 6 शेड्यूल है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन सम स्टेट, नहीं है 4 स्टेट, नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट, उससे ये रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर है ABCD, ऑप्शन 2। यहां पे थिंकर दिए हैं और आपने मैच करना है, पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ पे फाउंडर मेंबर दिए हैं और पॉलिटिकल पार्टी दी है। DMK, सबसे पहले यहाँ पे PDP देखिए, सबसे इजी है, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसकी स्थापना की है मुफ्ती मोहम्मद सईद ने। तो डी का 4 दो जगह है। TDP की स्थापना की है NT रामाराव ने। सी का दो, इसमें ही है सी का 2, दैट्स मीन ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। ए का 3 है। DMK की स्थापना CN अन्नादुराई ने की है और AIDMK की जो स्थापना है वो MG रामाचंद्रन ने की है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट और थिंकर दिए हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन ओबीडियंस एंड एक्सेप्टेंस, ये चेस्टर आई बर्नार्ड ने सिद्धांत दिया है। उदासीनता का अंचल भी से कहा जाता है।
डिस्टिंक्शन बिटवीन ओबीडियंस एंड एक्सेप्टेंस, डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक मैन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिज्मेटिक लीडर एंड लीगल रैशनल अथॉरिटी, ये मैक्स वेबर का है, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे देखिए आप सी का 4 हमारे पास कंफर्म है, तो ये 3 जगह है यहाँ पे सी का 4, और ए का 2 यहाँ पे 2 जगह है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, अब बचे हमारे पास 2। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर का है, तो डी का 3 इसमें है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ पे स्कीम दी गई है और रिलेटेड मिनिस्ट्री दी गई है, वो आपने मैच करनी है। सौभाग्यम योजना, अटल पेंशन योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। तो सौभाग्य योजना मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा चलाई गई है, उज्ज्वला योजना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू चलाई गई है, और आपकी नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, ये पेंशन स्कीम आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, और सोशल असिस्टेंट रूरल डेवलपमेंट के द्वारा चलाई गई है। तो यही इसका सही आंसर होना चाहिए। ए का 3 जगह है, सॉरी 2 जगह है, ये तो नहीं हो सकता, ना ही ये हो सकता है, इन दोनों में से है। अब सौभाग्यम योजना हमें पता है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा चलाई गई है, तो बी का 1, इन दोनों में बी का 1 है। सी का 2, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 79, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका के अंदर भारतीय शांति सेना भेजी गई थी। ये राजीव गांधी के टाइम 1985 के दौरान ये भेजी गई थी। ओके, शिमला एग्रीमेंट 1971 में हुआ है, ये आपका इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ है। लाहौर डिक्लेरेशन अटल बिहारी वाजपेयी, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी। तो इसका सही क्रम आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए बांडुंग समिट हुआ है 1955 में, बेलग्रेड समिट हुआ है 1961 में, न्यू दिल्ली समिट नैम की ये हुई है 1983 के अंदर, और डर्बन समिट हुई है 1998। तो ये नैम की समिट है सारी की सारी। तो ये इसका सही क्रम है ABCD। क्वेश्चन नंबर 81, अरेंज द कॉन्सेप्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अगले जो 10 क्वेश्चन है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है वो ये सॉवरेनिटी है, प्रभुसत्ता है, और प्रभुसत्ता किस तरीके से ये आई है उसके बारे में आपको ये बताना है, ठीक है। तो लीगल सॉवरेनिटी, पॉपुलर सॉवरेनिटी, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, थ्योरी ऑफ प्लूरल सॉवरेनिटी। तो सबसे पहले आती है आपकी पॉपुलर सॉवरेनिटी, जो कि रूसो ने दी थी, सॉरी रूसो से पहले आती है आपकी लीगल सॉवरेनिटी। सबसे पहले आएगा आपका ए, तो 3 जगह ए है। लीगल सॉवरेनिटी किसने दी थी? ये दी थी आपकी जीन बोदा ने, बोदिन कहा जाता है जीन बोदा। तो जीन बोदा को फादर ऑफ सॉवरेनिटी कहा जाता है। लीगल सॉवरेनिटी सबसे पहले किसने दी थी? बोदिन ने, और यहीं से प्रभुसत्ता की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले आएगी लीगल, उसके बाद आएगी आपकी पॉलिटिकल, ए के बाद आएगी आपकी सी, फिर आएगी आपकी पॉपुलर सॉवरेनिटी जो कि रूसो ने दी थी, और सबसे लास्ट में आएगी आपकी थ्योरी ऑफ प्लूरलिस्टिक सॉवरेनिटी जो कि हेरोल्ड लास्की और बार्कर ने दी थी। तो इसका सही जो जो क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट है वो है ऑप्शन 3।
क्वेश्चन नंबर 82, अरेंज द फॉलोइंग बुक अकॉर्डिंग टू देयर पब्लिकेशन इन द ईयर ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जो किताबें हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने लगानी है। अगर आपको थिंकर के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया है तो आप इसको इजीली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा सकते थे। सबसे पहली जो किताब है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये माइकल फूको ने लिखी है। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1969 के अंदर ये बुक लिखी गई है। द ह्यूमन कंडीशन हन्ना आरेंट की बुक है, फेमस बुक है, सभी को पता है। 1958 में ये बुक लिखी गई है। स्फीयर ऑफ जस्टिस माइकल वॉल्जार की बुक है, स्फीयर ऑफ जस्टिस, और ये बुक 1983 में लिखी है। माइकल वॉल्जार समुदायवाद से रिलेटेड एक चिंतक है। और लास्ट जो पुस्तक है वो है आफ्टर वर्च्यू, ये मैंकटायर ने लिखी है। आफ्टर वर्च्यू मैंकटायर ने 1981 में लिखी है। तो सबसे पहले डेफिनेटली आनी चाहिए द ह्यूमन कंडीशन, तो बी सबसे पहले आनी चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस इसका ए ही बनेगा। यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगानी है प्रमुख जो विचार उत्पन्न हुए थे। तो सबसे पहले सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट ही होना चाहिए, क्योंकि ये एंशियंट इंडिया से विद्यमान है। सप्तांग थ्योरी कौटिल्य और मनुस्मृति में इसको मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले बी होगा। तो यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन है बी का, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रेडिकल ह्यूमनिज्म, रेडिकल ह्यूमनिज्म के बाद आपका सत्याग्रह, और सबसे लास्ट में संपूर्ण क्रांति 1975 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 84, क्रोनोलॉजिकल अरेंज द फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म as they developed over the period of time। क्वेश्चन नंबर 84, चेक एंड बैलेंस, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने लगाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो सबसे पहले आता है पॉलिटिकल सेपरेशन, पॉलिटिकल सेपरेशन जो कि जॉन लॉक ने दिया था सबसे पहले पॉलिटिकल सेपरेशन का। उसके बाद आता है सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ, कॉडिफिकेशन इंटरनेशनल लॉ, ये ग्रोशियस से शुरू होता है कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ। उसके बाद बेंथम ने भी इसमें अपना कॉडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ में अपना योगदान दिया। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की 1689 के अंदर। आप देखते हैं 1689 के अंदर ब्रिटेन के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को अडॉप्ट कर लिया गया था। और सबसे जो अंतिम है वो है चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत, जब आपका 1776 के अंदर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। उसके बाद चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत अस्तित्व में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अरेंज द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और दोस्तों इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की जो आंसर की है वो एनटीए नेट ने रॉन्ग दी है, यूजीसी ने रॉन्ग दी है। इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन, ये इसकी बात की गई है आर्टिकल 39 डी के अंदर। टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है आर्टिकल 44 में। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड आर्टिकल 39 ए के अंदर दिया गया है। और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 के अंदर दिया गया है। तो इसका सही क्रम क्या होना चाहिए, इसका सही क्रम होना चाहिए सी, ठीक है, सी ए बी डी, सी ए बी डी, ये इसका सही क्रम होना चाहिए सी ए बी डी। लेकिन एनटीए ने आंसर इसका 2 दिया है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर 3 है, तो ये गलत इसकी आंसर की दी है, तो इसको चैलेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चिपको आंदोलन बहुगुणा ने शुरू किया था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के अंदर, और ये 1974 में शुरू हुआ था उत्तराखंड में। जल सत्याग्रह एक नया आंदोलन है, पांडुरंग हेगड़े ने शुरू किया है कर्नाटक में। और जल सत्याग्रह
सॉरी, ये मध्य प्रदेश में अभी हो रहा है 2012 के अंदर। मध्य प्रदेश जल सत्याग्रह 2-3 है। एक जल सत्याग्रह महाड़ जो तालाब सत्याग्रह है 1927 का भी है, लेकिन हमें यहाँ पे सीक्वेंस में इसको देखना है। जल सत्याग्रह एमपी के अंदर ये हो रहा है, और गोगला गांव में, गोगल गांव नाम का एक गांव है, वहाँ पे ये जल सत्याग्रह एमपी के अंदर 2012 1974 जल सत्याग्रह 2012। एपिको मूवमेंट भी चिपको आंदोलन की तरह है, लेकिन एपिको जो मूवमेंट है, एपिको मूवमेंट आपका ये एग्जैक्टली पांडुरंग हेगड़े ने शुरू किया था। एपिको मूवमेंट किसने शुरू किया था? पांडुरंग हेगड़े ने, और ये कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक से ये आपका जल सत्याग्रह एमपी से जुड़ा हुआ है, गोगल गांव से, ठीक है। और ये जो एपिको मूवमेंट है ये 1983 में आया था, और नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर सभी को पता है, ये 1985 में आया था। और इसका सही क्रम आप यहाँ पे इसको मैच कर सकते हैं, सही क्रम इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, और ये एल्टन मेयो ने जो हवर्थन परीक्षण किया था उससे रिलेटेड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है आपने कि सबसे पहले कौन सा हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था प्रकाश यानी इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट एक, दूसरा हुआ था रिले असेंबली, तीसरा हुआ था मास इंटरव्यू, और चौथा हुआ था बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये इसका ऑर्डर आप यहां पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 88, अरेंज द फॉलोइंग एंटी करप्शन मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी भारत ने जो करप्शन को खत्म करने के लिए जो मेजरमेंट अपनाए हैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। देखिए, सबसे पहले आएगा आपका बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, जो एक्ट है वो बेनामी संपत्ति को खत्म करने के लिए लाया गया। उसके बाद दूसरा आपका है ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट एंड इम्पोजिशन टैक्स एक्ट, ये लाया गया। उसके बाद आपका आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, और सबसे लास्ट में आता है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लैंडिंग एक्ट। तो ये इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 89, इसमें भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है जो एक्सरसाइज जॉइंट एक्सरसाइज है इंडियन एयर फोर्स की। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आगामी जो आने वाले जो एग्ज़ाम है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंद्रधनुष जो हमारा जॉइंट एक्सरसाइज है वो किसके बीच है और कब हुआ, डेजर्ट ईगल कब हुआ, टेबल टॉप कब हुआ। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनकी डेट्स भी पता होनी चाहिए, और किन दो देशों के बीच ये हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले होता है आपका इंद्रधनुष 4, उसके बाद डेजर्ट ईगल 2, उसके बाद टेबल टॉप, और उसके बाद होता है संवेदना। तो ये सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका है ABCD। क्वेश्चन नंबर 90, अरेंज द फॉलोइंग ब्रिक्स समिट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ब्रिक्स समिट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहली जो ब्रिक्स समिट यहाँ पे हुई हमारी वो बीजिंग यानी चाइना के अंदर वर्चुअल मीटिंग हुई हमारी 2020 के अंदर, ठीक है। वर्चुअल मीटिंग, एक ही वर्चुअल मीटिंग हुई है, वो कोरोना काल के दौरान हमारी हुई है। तो सबसे पहला आएगा D, फिर है आपका जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में होती है, फिर होती है आपकी UFA रशिया के अंदर, और सबसे लास्ट होती है डरबन साउथ अफ्रीका के अंदर। तो इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ऑप्शन A। तो ये 90 क्वेश्चन आपके हैं। आगे के जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन जो है ये पैराग्राफ से रिलेटेड है। पैराग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है, उसके बाद ही आपने आंसर देने हैं। और यहाँ पे देखते हैं ये अधिनायकवाद से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है, यानी पॉलिटिकल थ्योरी से यहाँ पे 5 क्वेश्चन आए हैं।
और इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इसके आंसर दे पाएंगे। और उतने टफ इसके आंसर नहीं थे, काफ़ी इजी तरीके का कि ये दोनों पैराग्राफ थे, आप इसको इजीली इसके आंसर दे सकते थे। दूसरा जो पैराग्राफ आया है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आया है, इसको भी आप देख लीजिए थोड़ा सा। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन के तौर पे कैसे आया, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसकी खामियां हैं, वही सारा का सारा पैराग्राफ में दिया है। पैराग्राफ को आपने आराम से पढ़ना है, समझना है और समझ के इसके उत्तर देना है। और चांसेस ये है कि 10 में से आपके 7 या 8 क्वेश्चन सही होंगे। और अगर आपने अच्छे से समझा और अच्छे से आंसर दिए तो 10 में से आपके 9 क्वेश्चन भी यहाँ पे सही हो सकते हैं। तो ये ज़्यादा टफ नहीं थे। और सबसे लास्ट में अब बात करते हैं एनालिसिस की, कि पेपर ये किस तरीके का था। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को टिक किया है कि कितने क्वेश्चन यहाँ पे टफ थे, कितने क्वेश्चन यहाँ पे इजी थे। तो 14 क्वेश्चन ऐसे इसमें थे जो काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन थे। 14 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन थे। और 14 में से कम 6 क्वेश्चन आपके सही होने की यहाँ पे चांसेस है। ओनली 6, क्योंकि काफ़ी टफ क्वेश्चन थे। 14 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन थे जो शायद किसी ने कभी देखे भी नहीं होंगे, या देखे होंगे तो उसके बारे में किसी को आइडिया नहीं होगा। 14 क्वेश्चन ऐसे थे। बाकी के आपके जो बचे 86 क्वेश्चन में जो आपके 70% क्वेश्चन है वो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के ऊपर आए थे। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अच्छी है तो ये जो आपके बाकी के जो 70 क्वेश्चन है इसको आप कर सकते थे। ठीक है, 70% कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल क्लियरिटी। मेरिट की बात करूं तो मेरिट जो बनेगी वो कंबाइन बनेगी, वो मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट को मिला के मेरिट बनेगी। तो अभी हमें इवनिंग शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करना है, उसमें देखना है वो उसका लेवल कैसा था, क्या वो इजी था या टफ था। और जब हम उसके लेवल को एक बार पता कर लेंगे तभी हम एग्जैक्ट मेरिट बता पाएंगे कि मेरिट इस बार बढ़ेगी या घटेगी या पिछली बार की तरह ही रहेगी। तो मिलते हैं इवनिंग सेशन की वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।